हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के ट्वेल्थ क्लास का। तो यह ट्वेल्थ क्लास का यह वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें जो है इंग्लिश बुक ट्वेल्थ क्लास के जो इंग्लिश बुक है जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम प्रतिदिन यह सीरीज करवा रहे हैं और हम 113वां नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए। ठीक है, जो हम 2009 ईस्वी से कराते आ रहे हैं और आज हम 2022 ईस्वी में पहुँच गए। ठीक है ना, 2022 के सारा क्वेश्चन आज दिखाई देगा। ठीक है ना, तो 113वां नंबर क्वेश्चन आप बतलाइए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ठीक है, और यह जो वीडियो जो है से इसमें जो क्वेश्चन रहता है लगभग 5 6 7 के क्वेश्चन लगभग रहते हैं जिसमें डिटेल में बतलाया जाता है। और यही 6 से 7 क्वेश्चन जो होता है लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, 50 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है अगर आप शुरू से अगर वीडियो आप देखे होंगे। यह तो पार्ट 16 वीडियो होने वाला है। अगर आप शुरू से अगर वीडियो आप देखे होंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिला होगा और ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हमारा बुक ही पूरा याद हो चुका है। ठीक है ना, हम इस तरह से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, टिक मारना मेरा पसंद नहीं है कि इसका क्वेश्चन का ये होता सही होगा, इसका यह होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं विशेष तौर पर आमतौर पर मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। 113 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, जल्द से आंसर कमेंट कीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप आंसर दे दिए हैं तो इसका जो वास्तव में सही उत्तर होगा मित्रों बिल्कुल राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाए। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अबाउट ए डजन होता है। ठीक है ना, 1 दर्जन मतलब 10 से 12 मुर्गियाँ। हाँ, जो बेंजी है शुरुआत में पाला था तो 10 से 12 करने का मतलब ए डजन। ठीक है ना, 10 और ए डजन मतलब 10 से 12 दर्जन। ठीक है, फर्स्ट मतलब शुरू में कैपिटल रखा था, बेंजी ने पाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब बेंजी का आया है, बेंजी का ये क्वेश्चन आया है तब जानते हैं मित्रों कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? बेंजी वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है भैया? एक इसी टाइप के दो चैप्टर, एक द आर्टिस्ट है और द अर्थ है। ठीक है ना, और द आर्टिस्ट जो है सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है और जो द अर्थ है वह एची वेट्स के द्वारा लिखा गया है ना। तो एची वेट्स में जो है से बेंजी का और जॉनसन और बेंजी जॉनसन की कहानियां हैं, एक फ्लोरेंस की कहानियां इसमें है। ठीक है, और ये जो सीगा नोया है उसमें सेबई की कहानी है, जो बेचारा का टैलेंट जो रहता है डिजाइन करना उसका बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है ना, टैलेंट को समाप्त कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन ये जो अर्थ है इसमें आपको बतलाया जा रहा है कि बेचारा एक किसान रहता है जॉनसन, इसका बेटा एक रहता है बेंजी, जो बिल्कुल सिंपल माइंडेड का होता है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको कुछ आप लोड दीजिएगा तो ये शायद इसका दिमाग सही हो जाएगा। तो इसको मुर्गी पालने का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है ना, सलाह दिया जाता है तो मुर्गी पालता है। शुरू में 10 12 मुर्गियाँ रखती है, फिर आगे चल करके 40 50 मुर्गियाँ हो जाती है। ठीक है ना, तो अब जानते हैं कि इस तरह से यह कहानी रहता है। फिर जब बाद में चल करके वर्कर की ज़रूरत पड़ता है तब फ्लोरेंस कहलाता है। अगर फ्लोरेंस को देख करके इसको प्रेम हो जाता है, फिर बाद में शादी विवाह कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद घर में रहता है और माता पिता को किसी दूसरे जगह पर फुटपाथ पर छोड़ देता है। तो इस तरह से संक्षिप्त में कहानियाँ हैं इसकी। ठीक है, द अर्थ वाले का। तो अब जानते हैं कि एच ई वेट्स के द्वारा द अर्थ लिखा गया है। और अब जानते हैं कि एच ई वेट्स का जन्म कब हुआ था मित्रों? 1905 ईस्वी में जन्म लेते हैं एच ई वेट्स साहब जी, और 1974 ईस्वी में क्या होते हैं? मर जाते हैं। 1905 ईस्वी में जन्म लेते हैं। ठीक है, एच ई वेट्स कब जन्म लेते हैं? 1905 में। मरते कब है? 1974 ईस्वी मर जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं मित्रों कि यह जो जन्म हुआ था इनका सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है ना, नॉर्थहैम्पटन नामक जगह है। नॉर्थहैम्पटन नामक जगह है। कहाँ पे? सेंट्रल इंग्लैंड में। कहाँ पे इनकी जगह है? सेंट्रल इंग्लैंड में एक नॉर्थहैम्पटन नामक जगह है। ठीक है कि नहीं? सेंट्रल इंग्लैंड में। ठीक है, आप जानते हैं मित्रों कि जो इंग्लिश कंट्री साइड है, जो गाँव में है, जो अंग्रेज है मतलब जो ब्रिटिश है, वहाँ पे जो कंट्री साइड है, ग्रामीण एरिया है, उसके बारे में इन्होंने परिचित कराने की कोशिश किया। चूँकि जॉनसन एक किसान है तो इंग्लिश के बारे में बतलाई है, अंग्रेज के बारे में, वहाँ इंग्लैंड के बारे में। तो ये कंट्री साइड का ही बात कही जा रही है। ठीक है ना, स्पेशली उन चीज़ों के बातों को झकझोर देता है इस कहानी
जो किसान रहते हैं गांव देहात में, और उनकी बच्चा जब किस तरह से बच्चे सिंपल माइंडेड हो जाते हैं तो कैसे उनके माता पिता को सामना करना पड़ता है उन परिस्थितियों का, उसके बारे में इन्होंने बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। और अब जानते हैं कि कितना ही बच्चा खराब रहता है तो माता पिता जो है सो उसे छोड़ नहीं देता है। इस चीज़ों को झलकाने की कोशिश किया इस कहानी के माध्यम से कि माता पिता के पास अपने बच्चों के प्रति कितना प्रेम होता है, वह दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब जानते हैं कि इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, एच.ई. बेट्स को, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रचनाएँ भी लिखी है, और अब जानते हैं कि इसे यह जर्नलिस्ट भी रहे हैं। जर्नलिस्ट मतलब आप जानते हैं ना मित्रों, जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं? जर्नलिस्ट जो पत्रकारिता करता है ना। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारिता भी किए हैं, ठीक है ना। तो ये भी ला चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। उनकी एक फर्स्ट नोबेल पब्लिश्ड हुआ था मित्रों, है ना, प्रकाशित हुआ था जब वो केवल 21 वर्ष के थे ना, 21 ईयर्स के। जब 21 ईयर्स के थे तो उनका प्रथम नोबेल मतलब उपन्यास प्रकाशित किया था मित्रों, समझे कि नहीं। एक प्रथम उपन्यास प्रकाशित किए थे, 21 वर्ष की जो उम्र था उस समय किए थे मित्रों, ठीक है ना कि नहीं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिस रचना का नाम है फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस, 1944 में छपी थी। द पर्पल प्लेन 1947 में छपी थी। द जकरांडा ट्री 1949 में छपी थी। द स्कारलेट स्वर्ड 1951 में छपी थी। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1958 में छपी थी, समझे कि नहीं। तो आप जानते हैं मित्रों कि ये सब जिनकी वर्क्स हैं मतलब रचनाएं हैं, ठीक है। और द अर्थ आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बतलाई गई है इसमें मित्रों, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ बतलाने की कोशिश किया, अगर आपको समझ में आ गया है इसका तो सही होता है, ए भैया ये कौन नहीं जानता है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब देख सकते हैं मित्रों। 114वां जो क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक डॉट डॉट इज फ्रॉम। तो इसमें कहा जा रहा है मित्रों कि बट बिलीव, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तीव्र यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करके मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा मेरे प्रिय। तुम चिंता क्यों ले रही है? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे मैं शादी विवाह करके मैं वहीं रह जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है? विश्वास करो, बिलीव करो, है ना। सूर्य से भी तीव्र गति से हम दौड़ करके यहाँ आ जाएंगे। तो यह जो है, जो प्रेम प्रसंग की बात कही गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहा गया है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट किसके द्वारा लिखा गया है मित्रों? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो है इसे जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है मित्रों? जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। आप जानते हैं कि जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? 1572 ईस्वी में जॉर्डन साहब जी जन्म लेते हैं और 1631 ईस्वी में बेचारे मर जाते हैं जॉर्डन साहब जी। आप जानते हैं कि इनकी जो जन्म होती है वो लंदन में होती है और ये इंग्लैंड में ही पड़ती है, लंदन। इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है मित्रों, ठीक है ना। और बहुत ही एक समृद्धशाली रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था, मतलब वे कैथोलिक धर्म मानते थे। लेकिन जिस समय वे जन्म लिए थे उस समय इंग्लैंड जो था वह एंटी कैथोलिक था। क्या था? बिल्कुल सख्त रूप से एंटी कैथोलिक था वह। और एंटी कैथोलिक होने के कारण बेचारे जॉर्डन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उनके धर्म के कारण ही बिना डिग्री के, विदाउट डिग्री के, फोर्सफुली बलपूर्वक इन्हें निकाल दिया गया था। कहाँ से निकाल दिया गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था मित्रों, जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड का आप किताब भी देखे होंगे, है कि नहीं ही। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉ का भी अध्ययन किया है, लॉ का अध्ययन किया है, ठीक है ना। थियोलॉजी का भी अध्ययन किया है, इन्होंने पढ़ा है, ठीक है ना। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, लॉ और थियोलॉजी इन्होंने पढ़ाई किया है मित्रों, समझे कि नहीं। आप जानते हैं कि से जॉर्डन साहब जी जहाँ ये रहते थे, जो आश्रयदाता थे, उनके जो भतीजी थी उन्हीं से विवाह कर लिए थे, जिनके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। जिनसे विवाह किए थे उनका नाम था अन्ने मोर, मतलब इनका वाइफ का नाम हुआ अन्ने मोर, ठीक है। इनको जेल भी जाना पड़ा था। अब जानते हैं कि विवाह करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये आश्रयदाता के भतीजी से ही शादी कर ली थी, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में इन्हें वैलिड हुआ तो उसके बाद जेल से रिहा कर दिया गया था, फिर उसके बाद अपना जीवन जी रहे थे, ठीक है। एक प्रीचर भी बने, पुजारी बने, और एक महान प्रीचर के रूप में भी इनका मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ। 1615 ईस्वी का शायद समय रहा था, ठीक है ना। 1615 ही शायद का, वो 1615 ईस्वी में ही 42 साल का उम्र था उस समय हो गया था। और उस समय वह
एंग्लिकन चर्च में वो पुरोहित का काम करने लगे थे और बहुत बड़े ग्रेटेस्ट प्रीचर्स के रूप में वो काम करने लगे उस समय का हो गए थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये नाम जाने जाते हैं, जो जॉर्डन साहब है वो जाने जाते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं? सरमन्स। सरमन्स आप जानते हैं कि यह होता है, सरमन्स मतलब होता है प्रवचन होता है, ठीक है ना। प्रवचन के लिए जाने जाते हैं और ये जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सन्नेट के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में? सॉन्ग्स एंड सन्नेट्स, ठीक है ना, उसके रूप में भी जाने जाते हैं। सटायर मतलब क्या होता है? प्रहसन होता है। सटायर मतलब प्रहसन, जिसको चुटकुला बोला जाता है, इसके रूप में भी जाने जाते हैं। और इलेगिज, इलेगिज मतलब क्या होता है मित्रों? इलेगिज मतलब होता है शोक गीत, मतलब इसके रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप जानते हैं मित्रों कितनी सारी हमने आपको जानकारियाँ देने की कोशिश किया, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को के बारे में। ओहो, तो मुझे लगता है कि 114 नंबर क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट हो गया। इसका तो सही उत्तर आप जान ही रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी 2022 में पूछा, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा है, भले यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा है। हिज ब्रो इज डीपली लिंक्ड विथ थॉट्स हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीपली लिंक्ड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है ना। उसकी भाव देखकर भी लगता है कि यह गहरी नींद में है, लेकिन वह झपकी लेते रहता है ना। ऐसा लगता है ना कि एकदम बहुत डीपली लिंक्ड विथ थॉट्स, ऐसा सोच रहा है ना, मतलब कि ऐसा काम कर रहा है, ऐसा गंभीर काम में व्यस्त है कि मतलब ऐसा कि मतलब काफ़ी देर से व्यस्त है, मतलब ऐसा प्रतीत होने लगता है, उनकी भाव को देख कर ही लगता है, ठीक है। तो इसमें कहा किसके बारे में गया भाई? तो मैकाविटीज के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया? मैकाविटीज के बारे में। आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है, वो कहाँ से लिया गया है मित्रों? यह जो लिया गया है, यह लिया गया है मैकाविटीज द मिस्टिक कैट से लिया गया है। आप जानते हैं कि मैकाविटीज द मिस्टिक कैट के जो राइटर हैं, वो जो पोएट हैं, वो टी.एस. एलियट है। कौन सा है? टी.एस. एलियट है। और वो 1888 में जन्म लिए थे। आप तो जान ही रहे थे, आप तो वहीं थे ना था। 1888 में जन्म लिए थे, 1965 में मर गए थे। आप तो टी.एस. एलियट के खिलाए होंगे ना। 1888 में जन्म लिए और 1965 ईस्वी में क्या हो गए थे? मर गए थे। आप तो बहुत बूढ़ पुरानी आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो आप तो खिलाए पिलाए होंगे भाई। तो टी.एस. एलियट 1888 में जन्म लेते हैं और 1965 में मर जाते हैं। आप जानते हैं कि टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या होता है? थॉमस स्टीयर्न्स इलियट है पूरा नाम, ठीक है ना। एसटी लाओस मिशनरीज, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है, वहीं इनका जन्म होता है, ठीक है ना। एसटी लाओस, ठीक है ना, मिसौरी, मिसौरी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जन्म होता है। लेकिन ये जो टी.एस. एलियट है वो सेटल्ड हो जाते हैं, इंग्लैंड में हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो जगह होने का कारण हो गया एंग्लो कैथोलिक हो गया, ठीक है ना। क्या होंगे? एंग्लो कैथोलिक। यूएस यूएसए में इनका जन्म होता है और इंग्लैंड में चले जाते हैं। तो एंग्लो मतलब इंग्लैंड, और यूएसए जहाँ कैथोलिक धर्म था, यूएसए, तो एंग्लो कैथोलिक हो गया, ठीक है ना। तो धर्म से इसको क्या कहा जाता है? एंग्लो कैथोलिक कहा जाता है। आप देख सकते हैं एंग्लो कैसे लिखा जाता है, एंग्लो फिर कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक, कैथोलिक, ठीक। स्क्रीन पर लिखना पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आप जानते हैं कि एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में उभरे 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में मित्रों। और ये नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है टी.एस. एलियट को मित्रों, 1948 ईस्वी में, ठीक है ना। 1948 में दिया गया मित्रों, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, ठीक है। आप जानते हैं मित्रों किन की रचनाएं हैं? जैसे द वेस्टलैंड है, आस वेडनेसडे है, फोर क्वार्टर्स है, और फोर क्वार्टेट्स हैं, और एक है ओल्ड प्यूसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। और इसी बुक से लिया गया है ये जो है मैकाविटी द मिस्टिक कैट। वो कौन सा बुक से लिया गया है? ओल्ड प्यूसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है, इससे लिया गया है मैकाविटी द मिस्टिक। तो इस तरह से हमने 115 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ये बनाया और इसके बारे में डिटेल बताया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों, 16 नंबर क्वेश्चन अभी क्या कहाँ पूछा था? ये भी जो क्वेश्चन पूछा है मित्रों, ये भी क्वेश्चन पूछा है 2022 में ही पूछा है। तो देख सकते हैं मित्रों ये क्वेश्चन क्या है? द इमेजेज एंड फ्रेजेज ऑफ डॉट डॉट रन थ्रू द पोएम। तो ये द सोल्जर, ठीक है ना। आप जानते हैं कि द सोल्जर में जो प्रेजेज किया है, प्रशंसा की है, जो इमेज खींची है, तस्वीर है,
वह कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ठीक है ना। आप जानते हैं कि द सोल्जर जो है सो किनके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के साहब के द्वारा लिखा गया है द सोल्जर, ठीक है ना। इस भाली बाती को आप जानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो द सोल्जर है वह किस प्रकार की क्या है, सन्नेट है। ये सोल्जर क्या है मित्रों, ये सन्नेट है। सन्नेट मतलब बोलते हैं 14 लाइन की पंक्ति। जो 14 लाइन की पंक्ति होता है उसको सन्नेट बोलते हैं। जो 8 लाइन की पंक्ति होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। जो 6 लाइन की पंक्ति होती है उसको सेस्टेट बोलते हैं। जो 4 लाइन के पंक्ति होता है उसको क्वार्टेट बोलते हैं। जो 2 लाइन की पंक्ति होता है उसको हम कुपलेट बोलते हैं, ठीक है ना। 2 लाइन की पंक्ति आप देखेंगे दोहा, तो कुपलेट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो द सोल्जर है वह एक प्रकार के सन्नेट है, मतलब 14 लाइन के क्या है, पंक्ति है, ठीक है कि नहीं। इनको वार पोएट कहा जाता है, चूंकि यह पोयम ही वार पोयम है तो वार पोएट कहा जाएगा। और यह पेट्रियोटम पोयम है, पेट्रियोटिक पोयम है, तो पेट्रियोटिक हम पोएट भी इनको हम बोल सकते हैं मित्रों, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था रूपर्ट ब्रूक साहब जी का तो 1887 ईस्वी में इनकी जन्म होती है और 1915 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। 1887 में जन्म लेकर 1915 ईस्वी में क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि इनके जो जन्म हुआ था बहुत ही अच्छे एकेडमिक फैमिली में इनकी जन्म हुआ था, है ना। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे भी इनका परिवार था, वहाँ पे इनको जन्म हुआ था, ठीक है। आप जानते हैं कि इनके जो पिताजी हैं ये हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल का, ठीक है ना। जहाँ पे रूपर्ट ब्रूक पढ़ाई लिखाई भी किए थे, कहाँ, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने से पहले पढ़ाई लिखाई वहीं किए थे, जहाँ पिताजी उनके स्कूल में क्या थे, रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर का काम करते थे, ठीक है ना। ठीक है, वो तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई वहाँ की थी। अब जानते हैं कि से इनकी जो मृत्यु हो गया था मित्रों, सेप्टिकेमिया से हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था, किससे हो गया था, सेप्टिकेमिया से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। सेप्टिकेमिया से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और कब होती है, 23 अप्रैल की इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 23 अप्रैल की मृत्यु हो जाती है 1915 ईस्वी में। 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो WB येट्स हैं वे इनके बारे में क्या कहें, बताइए क्या कहें, बताइए। WB येट्स ने बतलाया है, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस पोएट हैं, ठीक है ना। बहुत ही फेमस पोएट है। उन्होंने डिस्क्राइब किया इनके बारे में, क्या कहा, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। मतलब जितने भी हैंडसम व्यक्ति उसमें से भी बिल्कुल हैंडसमेस्ट व्यक्ति थे, जवान व्यक्ति थे, जवान पोएट थे, वह इंग्लैंड के थे। कौन थे, यही थे रूपर्ट ब्रूक साहब जी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 116 का तो आप जान ही रहे हैं कि इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड के बारे में प्रेज किए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। अब आंसर कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। तो जो आंसर सही होगा मित्रों, आप आंसर कमेंट कर चुके होंगे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंडो यूरोपियन होगा, ठीक है। अब जो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 118वां नंबर क्वेश्चन, 118वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मित्रों, द लेटेस्ट द पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड, ठीक है। तो इनको कहा जाता है एरा ऑफ, जो किसका एरा कहा जाता है, तो न्यू इंग्लिश एज का कहा जाता है। तो द लेटेस्ट द पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो विकास हुआ लेटेस्ट पीरियड में, उसको कहा किया जाता है, तो न्यू इंग्लिश एज कहा जाता है भैया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस PDF में जो क्वेश्चन था हमने करवाने की कोशिश किया और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश किया था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और आप जानते हैं मित्रों कि प्रत्येक 9 बजे, प्रत्येक दिन 9 बजे रात को लाइव आते हैं वीडियो, और आप उसमें आप आंसर कमेंट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है, ताकि और जुनून के साथ में बना सकूँ, और ग्रामर का वीडियो भी बना पाऊँगा। क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से बच्चों को जोड़िएगा, 9 बजे आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अगर प्रोसेस में देर लगती है तो शायद 9:30 बजे हो सकती है, वो आपको सूचना मिल जाती है, ठीक है ना। आपका प्रीमियम वहाँ पर सेट हो जाएगी टाइमिंग, और आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। आप आ सकते हैं 9 बजे, अक्सर 9 बजे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।